हेलो दोस्तों, एस्टेट 2018 पीएचडी जो जनरल पेपर है उसमें व्याकरण का क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत बताएं। अब आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ही स्थान से उच्चारित दो सवर्ण सावर्ण, इसको ध्यान, जो एक ही जाति के हो, ठीक है, के योग से निर्मित स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आपको पता होगा कौन से होते हैं। सबसे पहली बात देखिए, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। देखिए, इसमें हमारे तीन तरह के स्वर बताए उच्चारण दृष्टि के हिसाब से। एक तो होते हैं हर्ष, एक होता है दीर्घ, एक होते हैं प्लुत, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में पूछा ये कैसे बनते हैं। आप खुद देखिए, चार तो हर्ष होते हैं हमारे, ए जिसको हम छोटा आ बोल देते हैं, लघु ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ये हमारे हो गया हर्ष। ये चार तो हर्ष हो गए। अब जो ये दीर्घ है, ये कैसे, दीर्घा ई उ, ठीक है, और हमारा जैसे ए आई, ठीक है, इस तरह से ओ, ये इनकी संख्या जो होती है इनकी 7 होती है और इनकी 4 होती है। तो इस तरह जो हमारे स्वर हैं उनकी संख्या 11 होती है। तो इन्होंने ये पूछा है कि दो, अब आप देखिए इसमें, देखिए ए और ए, ये एक जाति के हो गए, सजातीय हो गए। ई और ई, ये एक जाति के हो गए। उ और औ, ये एक जाति, ये हो गए सजातीय। ये कौन से हो गए, सजातीय, ठीक है। अब जब इनको उसने ये पूछा है कि इनका अगर योग कर दें जो एक ही जगह से उच्चारित होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। आ ई और औ, ये हमारा संधि के नियम में भी आता है, जो दीर्घ संधि है उसमें ये आता है। तो ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ए प्लस ए, ठीक है, ई प्लस ई, जो एक ही जगह से उच्चारण हो रहे हैं, उ प्लस उ, तो ये बन जाते हैं हमारे दीर्घ। तो इस हिसाब से ये पंक्ति सही है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्थान। अब दो विजातीय स्थान कौन से होते हैं, सजातीय आपको पता लग गया, विजातीय कैसे हो गए, जैसे ए और ई। ये जो ए है ये कंठ से उच्चारण होता है और ई का होता है तालव्य से, ठीक है, ई तालु से उच्चारण होता है। अब ये दो अलग अलग जगह से उच्चारित हो रहे हैं ना, ये तो कंठ से हो रहा है ए, और ई हमारा किससे हो रहा है, तालु से। तो आप देखिए इसमें ई में इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए, और जो ए है ये क्या है, संयुक्त स्वर है। और हमारे हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। जो हमारे हिंदी में संयुक्त स्वर हैं वो कितने हैं, 4, ए आई ओ और औ, ठीक है। अब जैसे ओ कैसे बनता है, ए प्लस उ, तो ओ, तो ये दीर्घ बन गया। तो यहां ये बात कही हुई है, दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति, जो अनुस्वार होते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने ये पूछ रहा है, जो अनुस्वार होते हैं उनके जो स्थान होता है, उनके जो नेचर होता है वो क्या है, व्यंजन है या स्वर है, इसमें ये पूछा है। तो अनुस्वार जो होते हैं व्यंजन प्रकृति के होते हैं। जो हमारे व्यंजनों में 5 वर्ग आते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये इनमें जो पंचम अक्षर है वो व्यंजनों की तरफ आते हैं, ठीक है। हमारे हिंदी में 2 अयोगवा हैं, संख्या 2 अयोगवा, जिनका ना तो व्यंजनों के साथ योग होता है ना ही स्वरों के साथ, इसलिए अयोगवा कहते हैं। और जो है इनकी प्रकृति क्या है, हमारी व्यंजन की है। उसके बाद जो अनुस्वार का एक और ध्यान रखना है, जो अनुस्वार होते हैं ये संज्ञा शब्द होते हैं, ज्यादातर तत्सम शब्द होते हैं ये, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है। इसके अलावा मैं एडिशन बता रहा हूँ, इनकी संख्या 5 होती है। तत्सम शब्द होते हैं, इनका उच्चारण लंबा गहरा होता है, गुरु होता है, ठीक है। इनका उच्चारण गुरु होता है, गुरु मतलब लंबा, ठीक है, इनका लंबा होता है। और इन्हें कहते हैं द्विआत्मक, द्विआत्मक अनुस्वार होते हैं, क्योंकि लंबा उच्चारण होगा तो द्विआत्मक होंगे, ये द्विआत्मक होंगे, द्विमात्रिक होंगे, ये द्विमात्रिक भी कहते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको बता दें मैंने, अनुस्वार क्या होते हैं,
संज्ञा शब्द होते हैं, ये व्यंजनों की तरफ आते हैं, इनके नेचर व्यंजनों जैसी है। और ये तत्सम शब्द होते हैं, इनका उच्चारण गुरु होता है, द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, इन्होंने पूछा अनुनासिक जो होते हैं उनकी नेचर क्या है, स्वरों की, यहाँ इनके स्वर की तरफ आता है। अनुनासिक की संख्या 11 होती है, जो हमारे 11 स्वर होते हैं वही अनुनासिक हैं। देखिए जैसे इनके ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें, ए आ ई और ये दीर्घी, अब जब दीर्घी पे मात्रा है तो बिंदु, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुनासिक ही है, अनुनासिक ही है। और जो अनुस्वार मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, अनुस्वार नाक से उनका उच्चारण होता है, अनुनासिक जिनका मुख और नाक से होता है, ठीक है। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे ओ, यहाँ पे बिंदु लगे तो यहाँ चंद्र बिंदु ही है। और जो ये होते हैं तद्भव शब्द होते हैं, अनुस्वार अनुनासिक जो होते हैं, अनुनासिक अनुनासिक क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं ये, ठीक है। और इसके एक पहचान क्या, चंद्र बिंदु होती है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सा अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आप पकड़ सकते थे, अगर इसका आप विच्छेद कर लेते, देखिए टुकड़े का विच्छेद करिए, सा अनुनासिक, सा का क्या अर्थ होता है, सा का जो अर्थ होता है वो सहित, सहित, और नासिक नाक, जो नाक के सहित है। और यहाँ क्या कह रहा है कि मुख से निकलती है, सिर्फ नाक से इसने मना कर दिया, तो यहाँ तो यही गलत हो गया, सीधे सी पता लग रहा था। अगर हमें ये भी नहीं पता होता है ना और हम इसका भी कर लेते तो सिर्फ इसी से हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जबकि जिस स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से निकले उन्हें निर अनुनासिक स्वर कहते हैं। यहां भी देखिए आप, अब यहां पे जो है निर है, निर नहीं, और नासिक नाक, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता, पर यहां कह रहे हैं मुख के साथ नाक का भी होता है। मुख के साथ जो नाक का प्रयोग होता है वो सा अनुनासिक, जो भी मैंने अनुनासिक पढ़ाया था ना आपको, इसको हम सा अनुनासिक को अनुनासिक भी बोलते हैं। जो मैंने अभी अनुनासिक के बताया था कि ये विशेषण शब्द होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, जो हमारे 11 स्वर है उन पर चंद्र बिंदु लगा दो, ठीक है। तो ये यही थे जो मुख के साथ इसने क्या कि नाक, इस मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है अनुनासिक में, जिसे सा अनुनासिक भी कहते हैं। और यहां सिर्फ इसने क्या कहा है, ये सिर्फ मुख का प्रयोग होता है, सिर्फ किसका, मुख का। और जबकि जो स्वरों का उच्चारण निर अनुनासिक जिसमें नाक का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ मुख का होता है, ये हमारे स्वर होते हैं। जितने भी हमारे 11 स्वर हैं वो कौन से हैं, निर अनुनासिक या अन अनुनासिक बोल सकते हैं इसको, निर अनुनासिक या अन। अगर निर की जगह अन अनुनासिक भी आ जाए ना तो उसका मतलब भी यही है, ठीक है। यार इसमें हमारे 11 स्वर आते हैं जिसमें सिर्फ मुख का प्रयोग होता है। तो इससे आप सीधे इन्हीं शब्दों से, आपको अगर ये भी ना पता था तब भी आप इसका आंसर सही लगा सकते थे। उसके बाद इसका चौथा ऑप्शन है, तो असंगत तो यही है, इसका उत्तर यही है। उसके बाद इसका चौथा ऑप्शन मैं बता देता हूं क्या है, हिंदी वर्णमाला में इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। हिंदी वर्णमाला में श और स, ये तो हमारा कौन सा है, मूर्धन्य, ठीक है ना। ये तो हमारा तालव्य श है, तालव्य श, ये मूर्धन्य श और ये दंत श, ठीक है। ये तालव्य, मूर्धन्य और ये, और इसमें इसने क्या है कि ये संघर्षी वर्ण है। अब मैंने जो वर्णमाला की क्लास आपकी ली हुई है ना, उसमें एस्टेट से संबंधित बिल्कुल अच्छी तरह डीप में बता रखा है। संघर्षी कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हवा रगड़ खा के निकले, गर्म हवा निकले, तो ये श, श और दंत श, तो ये क्या है, संघर्षी, ये सही है। जबकि देखिए ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, च, छ, ज और झ, ये हमारा चा वर्ग है। इसमें इसने कहा है स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये क्या चीज है, अब हम पूछते हैं ना स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, अगर शुद्ध रूप से पूछे तो 16 ही होती है,
ठीक है, 5 तो हमारे वो निकल जाते हैं जो पंचम वर्ग के हैं, और 4 हमारे ये निकल जाते हैं 25 में से। ठीक है, 9 तो बचे 16। तो ये जो है स्पर्श संघर्षी, तो और संस्कृत में इनको सिर्फ संघर्ष स्पर्श व्यंजनी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने संघर्षी बताया जिसमें घर्षण के साथ हवा आती है, ठीक है, घर्षण के साथ आती है। तो इसमें क्या है, स्पर्श और संघर्ष, इसमें स्पर्श भी करती है, थोड़ी सी घर्षण के साथ हवा आती है, इसलिए चा छा जा झा इसको ये। और अगर आपका ये आ जाए ना एक इसमें झा वाला, एक ये भी बता देता हूँ, ये हमारे यही मानक है, जो हिंदी में यही मानक है। अगर इस तरह का आ जाए ना, इस तरह का आता है जो चलता है, ये मानक नहीं है, ये अमान्य है। अगर इस तरह का कोई आपके शब्द शुद्धि में या वर्तनिक दृष्टि से, तो ये अमान्य है, झा ये वाला ही मान्य है। ठीक है, और उसके बाद हाँ जी, एक क्वेश्चन और बताता मैं आपको मैंने पहली क्लास ली थी जो इसकी एस्टेट की सीरीज की, उसमें ये आया हुआ है 2018 में विकारक वाला। देखो इसमें इसने कहा है कि विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 स्टेट में ही। ठीक है, इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ए क्या दे रखा है, लिंग और वचन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने लिंग, वचन और कारक। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है लिंग और कारक। चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने काल, वाच्य और पुरुष। देखो मैंने आपको जो पहली क्लास विकारकों की ली थी उसका देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखिए विशेषण है, विशेषण जो हमारा विकारी शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होता है वो किस कारणों से होता है, लिंग से होता है, वचन से होता है। देखिए पहला ऑप्शन है हाँ होता है। विशेषण में सिर्फ लिंग और वचन से ही विकार उत्पन्न हो सकता है। देखिए कैसे होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं वह मोटा लड़का है, तो लिंग से कैसे बदलेगा, देखो वह लिंग से कैसे बदलेगा, जो मोटा क्या है इसमें, देखिए इसमें आप ये देखिए मैं आपको शब्द बता रहा हूं, जैसे वह तो सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है, ये क्रिया है। अब जो ये वह मोटा है, ये मोटा क्या है, विशेषण है। हमने ये देखो, हमने इसी में देखना है कि विशेषण जो होता है इसको हटा दें, जैसे हम मोटा, तो मोटा क्या बन जाएगा, मोटी। तो ये जो मोटा से मोटी बना, या काले से काला बना, काली से काला बना, तो ये क्या है, ये हमारा किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है ना ये। ठीक है, ये क्या है, जो मोटा मोटी, ये लिंग के अनुसार ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो विशेषण का विकारक है वो लिंग है, तो ये सही होना चाहिए। अब वचन से कैसे बनेगा, वचन, अब वचन को देखो ना, अब मोटे का क्या हो जाता है, मोटे बहुत सारे हो गए, वहां मोटे लड़के खड़े हैं, मोटे लड़के खड़े हैं। ठीक है, वहां मोटे लड़के खड़े हैं कि बहुत सारे खड़े हैं, तो इसलिए हमने कहा भी वहां काली गायें खड़ी हैं। ठीक है, काला काली, इस तरह से विशेषण की तरह से। और जो हमारे मोटे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वचन के अनुसार बदल जाएगा, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। अब कहेंगे वहां मोटा लड़का खड़ा है, वहां मोटे क्या, वहां मोटे लड़के खड़े हैं, ये बहुवचन के हिसाब से हो जाएगा चेंज। ठीक है, और अगर हम कारक में जाते हैं, कारक के अनुसार कभी भी विशेषण चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, अगर हम विशेषण के साथ कारक लगाएंगे तो वो संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संज्ञा। देखिए कैसे बनेगा, अब देखिए मोटे से मैं आपको बताता हूं, जैसे मोटे को बुलाओ,
मोटे को बुलाओ। अब यहाँ पे ये जो को है कारक विभक्ति है, यहाँ पे मोटा किसी का नाम हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना काले को बुलाओ, तो यह काला कौन है? अब हमें ये माना कृष्ण को हम काला बोलते हैं, तो काले को बुलाओ। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी हम विशेषण के साथ विभक्ति का इस्तेमाल कर देंगे, कारक का इस्तेमाल कर देंगे, तो वो संज्ञा का नाम, हम जैसे निकनेम रख देते हैं ना, मोटा जा रहा है, तो वो मोटा उसका विशेषण थोड़ी है, हमने उसका नाम मोटा रख दिया है। हाँ, राम मोटा है तो विशेषण है। ठीक है, सीता मोटी है तो वो विशेषण है, वो लिंग में स्त्रीवाचक में बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, वो मोटे का मोटी स्त्रीलिंग बन गया, काले का काली स्त्रीलिंग बन गया, गोरे का तो नहीं बनेगा। और इस तरह जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहली ऑप्शन सही था लिंग और वचन के अनुसार। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है लिंग वचन कारक, और लिंग वचन कारक ये ऑप्शन था संज्ञा। ये संज्ञा के कारण बदल जाते हैं, संज्ञा के कारण लिंग के अनुसार भी बदल जाती है संज्ञा, वचन के अनुसार भी बदल जाती है और कारक के अनुसार भी बदल जाती है। उसके बाद लिंग और कारक, लिंग और कारक इसमें नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या है, लिंग, इसमें अगर ये कारक हटा दें हम, लिंग काल वाच्य पुरुष, लिंग काल वाच्य पुरुष और वचन साथ में लगा दें, तो ये 5 हैं, ये क्रिया के अनुसार क्रिया को बदल देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो विकारक हैं वो क्रिया के हैं। ठीक है, इस तरह आपके एस सेट के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस। अगर आप और कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप उस कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसको करवा सकूं। धन्यवाद।